गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आगे शुरू करते हैं हमारे लेसन में जनपद। महायज्ञों को कराने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 में दिए गए हैं। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास अस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोंपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे, अतः इन पर पेंट कर दिया जाता था लाल रंग का। इन पुरा स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिलते हैं जिन्हें चित्रित दूसर पात्र के नाम से जाना जाता है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। यह आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्योमेत्रीय आकृतियों के रूप में होते थे, अर्थात जो गणित की आकृतियाँ होती है उसके रूप में होते थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे महाजनपद। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवार बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुष तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। कर महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलते थे। अर्थात जो राजा थे वो कर वसूल करने लगे थे। अब देखो, कर वसूल करते थे वो किस किस तरीके का कर वसूल करते थे। तो फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक थे। प्राय उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में एक दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। और जो शिकारी होते थे और जंगलों से जो उत्पाद प्राप्त करते थे उन्हें वो वस्तुएं देनी पड़ती थी।
कृषि में परिवर्तन क्या हुआ? तो इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान के पौध तैयार करके उनका रोपण शुरू किया गया। तो पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी अच्छी होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास दासी और भूमिहीन खेती मजदूर करते थे, अर्थात जो दास होते थे और जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी वो ये काम अधिकतर करते थे।